अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग गुड। मुझे ज़रा एक्नॉलेज कर दें कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है। एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, आज आप लोगों की लैब नंबर 4 हम कर रहे होंगे। ठीक है। लास्ट आप लोगों ने ठीक है लास्ट आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज फंडामेंटल्स की लैब की थी, पार्ट 2। ठीक है। और आज जो हम करने जा रहे हैं ये है आपकी मैनुअल की लैब नंबर 4, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव्स। ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लैब है। इतनी लेंदी नहीं है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट लैब है, तो इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। ठीक है। और जो चीज़ें अगर हो सके तो आप उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करते रहें। अच्छा, इस पे आ जाते हैं। अच्छा, चूँकि आज फ्राइडे है तो आप लोगों को पता है लास्ट टाइम भी हमने यही किया था कि फ्राइडे की जो आपकी लैब है ये हम 11:45 पे स्टार्ट होती है। ठीक है। और 11:45 से एक 11:45 पे स्टार्ट होती है और उसके बाद 1 बजे तक हम इसको कंडक्ट करते हैं और उसके बाद आपका नमाज ब्रेक आ जाएगा और 2:15 पे हम इसको दोबारा स्टार्ट करके 3:30 पे एंड कर देंगे। ठीक है। बीच में आपका 1 घंटा सवा घंटे का ब्रेक आ जाएगा जिसमें आप नमाज वगैरह का जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। और आज की जो लैब है ये है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अच्छा, लास्ट लैब जो थी इसमें आप लोगों ने क्या चीज़ें देखी थी इसको थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। लास्ट लैब में आप लोगों ने आइडेंटिफायर्स को डिस्कस किया था कि आइडेंटिफायर्स किस तरह देखते हैं, क्या किस तरह हम बनाते हैं और उसके क्या क्या सेट ऑफ रूल्स हैं। बाकी डेटा टाइप्स हमने देखी थी, ऐसा ही है, जिसके अंदर हमने बाइट, वर्ड, डी वर्ड तमाम इनको देखा था कि इनकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, साइंड और अनसाइंड के अंदर क्या फ़र्क है, और बाइट और एस बाइट में क्या फ़र्क है, इनका साइज़ क्या होता है, कब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जब भी हमने एक ऑपरेंड और एक हमारे पास दो ऑपरेंड्स होते हैं तो दोनों की डेटा टाइप यानी कि दोनों का साइज़ सेम होना चाहिए। ऐसा ही है, अगर एक वेरिएबल है एक रजिस्टर है तो दोनों का साइज़ सेम होना चाहिए। सही है। सपोज हम ई एक्स रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमने मूव के अंदर ही ई एक्स है और कॉमा कोई वेरिएबल है या ये है, ये जो हमने आइडेंटिफायर क्रिएट किया है, तो इसकी भी डेटा टाइप हमें क्या देनी पड़ेगी, डी वर्ड। ए एक्स है तो वर्ड देनी पड़ेगी। ठीक है। ए एच ए एल हमने रजिस्टर इस्तेमाल किया और हम मूव का इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करें तो हमें बाइट दूसरे ऑपरेंट की यानी कि दूसरा आइडेंटिफायर किस टाइप का होना चाहिए, बाइट टाइप का। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फिर डायरेक्टिव्स हमने काफ़ी देखे थे कि डायरेक्टिव्स हम जो अभी तक हमने दो पढ़े हैं, डॉट डेटा और डॉट कोड, वो किस तरह हम यूज़ करते हैं, क्या क्या उनके पर्पजेज़ हैं। ठीक है। और उनकी हमने देखा था कि ये आपका क्या कहते हैं केस सेंसिटिव नहीं होते। सही है। और फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस हमने परफॉर्म किए थे, देखे थे कि डेटा लेबल क्या होता है, कोड लेबल क्या होता है। ठीक है। कोड लेबल को भी आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे लैब नंबर 4 में। ठीक है। डेटा लेबल तो आप लोगों को पता है किसको कह रहे होते हैं, जो आपका आइडेंटिफायर होता है उसी को आप डेटा लेबल कह रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ निमोनिक्स देखे थे कि मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, कॉल, ये तमाम शॉर्ट फॉर्म्स हैं, निमोनिक्स हैं, जो कि कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कमेंट्स करने का तरीका देखा था, सिंगल लाइन और डबल लाइन। ठीक है। और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स वगैरह परफॉर्म की थी। और फिर हमने एक ये एग्जीक्यूट साइकिल देखी थी असेंबली लैंग्वेज की, और कि इसमें सोर्स फाइल होती है, फिर ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएटेड होती है, फिर एग्जीक्यूट फाइल और फिर आउटपुट आपका क्रिएट होता है। फिर हमने ये दो टाइप के आपके इंस्ट्रक्शंस देखे थे। एक राइट इंटीजर यानी कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर राइट कराना हो तो आप किस तरीके से करवाते हैं, राइट इंटीजर, राइट बाइनरी, राइट डेसिमल या राइट हेक्सा के थ्रू। और अगर आपने रीड करना हो, यूज़र से इनपुट लेना हो, तो आप रीड इंटीजर, रीड डेसिमल, रीड बाइनरी और रीड हेक्सा के थ्रू करते हैं। और ये तमाम वैल्यू ई एक्स रजिस्टर में बाय डिफ़ॉल्ट आके सेव होती है। बाद में आप चाहें तो उसको किसी वेरिएबल में या किसी रजिस्टर में मूव करवा सकते हैं। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ई एक्स में ही आके सेव होती है। बाकी फिर आपने ये एक एग्जांपल की थी इनपुट लेने वाली। ठीक है। और ये 5 टास्क थे
इसमें से एक टास्क हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और बाकी 4 आप लोगों ने एक्स्ट्रा करने थे, और पूरी 5 की एक फ़ाइल आपने सबमिट करानी थी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने करवा दिया, तो उनकी भी मार्किंग इसी वीक में हो जाएगी। ठीक है, अब आज की लैब पे आते हैं। ये है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सर जी, सर ये जो आपकी नेक्स्ट वीक से लैब फिजिकल होगी या ऑनलाइन ही होगी आपकी? लोगों का सेक्शन है 47 है ना? अच्छा, अभी तक तो आप लोगों के सेक्शन के तो मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन आया नहीं है, दूसरे सेक्शन के लिए आया है। कुछ लैब्स जो हैं वो अभी ऑन कैंपस हो रही हैं, कुछ ऑनलाइन ही होंगी, लेकिन नेक्स्ट वीक से आप लोगों की कुछ लैब्स जो है वो ऑन कैंपस भी हो रही होंगी। तो जिसका आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज आ जाए कि ये वाली आपकी लैब इस स्लॉट की जो है वो ऑन कैंपस है, तो वो आप कंसिडर करें ऑन कैंपस होगी। कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है तो वो आपको पहले मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं लगेगा और क्लास हो रही होगी। जो भी इंस्ट्रक्शन होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको पता लग जाएगा। ठीक है। और सर हमारे जो एग्ज़ाम्स होंगे उनका भी ऐसा ही क्या हो सकता है फिज़िकल हो या होंगे ही फिज़िकल हो इस बार? ये भी आप लोगों को एग्ज़ाम्स जब होंगे उस वक्त जो पॉलिसी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से आएगी, वो उस टाइम देखा जाएगा। एग्ज़ाम्स में तो खैर अभी टाइम है, तो जब वो होगा तो उस वक्त ही आपको पता लग जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, अच्छा फिर आज की लैब को हम स्टार्ट करते हैं। ये है कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव्स की। ठीक है। और इसमें यह है कि आप लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी पढ़ी होंगी। जैसे कि आप इफ़, एल्स, वाइल, डू वाइल, ये तमाम स्टेटमेंट्स आपकी क्या होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इनको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे आज की इसकी लैब में। और असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव्स अभी आपने देखे कि क्या होते हैं, और प्री डिफाइंड डायरेक्टिव किस तरह बनाते हैं, आप अपने डायरेक्टिव्स किस तरह बनाते हैं, वो तमाम चीज़ें आज हम देख रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम मिक्स कर रहे होंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ देख रहे होंगे, कुछ उसके अंदर हम एग्जांपल्स भी परफॉर्म करेंगे आपकी, और कोड की जो एग्जांपल्स होती हैं वो भी परफॉर्म करेंगे। तो इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। ठीक है। तो फर्स्ट इसमें आपके पास डिफाइनिंग स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स डिफाइन करने का तरीका बताया हुआ है कि आप कभी भी स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, तो हमने लास्ट लैब में भी देखा और यहाँ पर भी इसको इन डिटेल बताया गया है कि क्या तरीका है कि टू डिफाइन अ स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स, इनक्लोज देम इन सिंगल और डबल कोटेशन मार्क्स। ठीक है। आप चाहें तो इसको डबल कोटेशन मार्क्स में भी इनक्लोज कर सकते हैं और चाहे तो सिंगल के अंदर भी इनक्लोज कर सकते हैं। ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स एंड विद अ नल बाइट कंटेनिंग जीरो। अब ये चीज़ है, यहाँ पर आप मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रिंग जो होता है उसको आप क्या कर रहे होते हैं, कंटेनिंग नल बाइट, यानी कि जीरो से उसको लाइन को एंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये बता देता है कि इसके बाद कोई और सिंबल एक्स्ट्रा ना ऐड कर देना, इसको जीरो, यानी कि ये जीरो जो है, अभी आगे ये जीरो एच और जीरो डी एच की भी कहानी आएगी कि ये जीरो जो है ये बताता है कि यहाँ पर लाइन एंड हो रही है और यहाँ पर कोई नेक्स्ट सिंबल ना आए, ये स्ट्रिंग एंड हो गया। ठीक है। और बाकी आप इसको डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर दे रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, बाइट वैल्यूज मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमास, विदाउट दैट एक्सेप्शन ग्रीटिंग वन वुड हैव बीन डिफाइंड एज ग्रीटिंग वन। अच्छा, अब यहाँ पर बताया गया है कि आप बाइट को चाहे तो इस तरीके से भी इंक्लोज कर सकते हैं कि सिंगल सिंगल कोटेशंस के अंदर। ठीक है। तो ये एक एक करेक्टर काउंट हो रहा होगा। यहाँ पर ये एक कंप्लीट बाइट काउंट हो रही है, लेकिन आप बाइट को ही चाहें तो सिंगल सिंगल कोटेशंस के अंदर अगर दे दें कॉमा सेपरेटेड, तो ये एक एक करेक्टर काउंट हो रहा होगा। और फिर आगे चल के आप इसको एज अ रीड करेक्टर या राइट करेक्टर के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, आउटपुट में। अच्छा, स्ट्रिंग कैन बी डिवाइडेड बिटवीन मल्टीपल लाइंस। अच्छा, ये चीज़ है इंपॉर्टेंट कि स्ट्रिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लाइंस विदाउट हैविंग टू सप्लाई अ लेबल फॉर ईच लाइन। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखूं, यानी कि एक से ज़्यादा लाइन हो उसमें, तो आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल लाइंस में लिख रहे हैं और सबके लिए एक एक लेबल डिफाइन कर रहे हैं। जैसे आपने एक लेबल क्रिएट किया ग्रीटिंग वन, ठीक है, और इसकी क्या टाइप है, बाइट। सही है। यानी इसमें कितना डाटा आएगा, इसमें आ जाएगा 8 बिट का। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये गिवन है स्ट्रिंग वेलकम टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये जाकर कहाँ सेव हो रहा है, ये हो रहा है ग्रीटिंग वन में। सही है। इसको अभी हम रन करके भी देखते हैं, ये जाकर सेव हो रहा है ग्रीटिंग वन।
और यहाँ पर एंड ऑफ लाइन हमने नहीं किया, यानी ज़ीरो नहीं दिया, ज़ीरो एच ज़ीरो डी एच नहीं दिया। और उसके बाद यहाँ पर हमें बाइट लिखा खाली, हमें दूसरा लेबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसी लेबल का पार्ट है, इसी का पार्ट है। ठीक है, अच्छा, इसमें सिर्फ हमें टाइप देनी होती है। हमने कहा टाइप, और उसके बाद हमने कहा लैब, और यहाँ पर हमने लाइन को ब्रेक कर दिया। लाइन को ब्रेक कर दिया, अब होगा क्या कि ये वेलकम टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन लैब एक साथ लिखा आ जाएगा, और यहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाएगी। सेकंड, फिर आपने बाइट दिया इफ़ यू हैव एनी क्यूरी कॉन्टैक्ट, और फिर एडमिशन डिपार्टमेंट, ये एक साथ लिखा हुआ आ जाएगा, और लाइन यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी। तो ये 2 लाइंस में आ रहा होगा, इसको भी हम रन करके देखते हैं। और इन तमाम लाइंस को अलग अलग प्रिंट कराने के लिए या ऊपर नीचे प्रिंट कराने के लिए आपको अलग अलग लेबल्स की ज़रूरत नहीं है, आपने एक ही लेबल के अंदर इसको इनक्लोज कर दिया, और ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग आपके पास आ जाएगा। अभी इसको हम देखते हैं रन करके। ठीक है, और इसके बाद हमने कहा एग्जिट मेन एंड प्रोसीजर और एंड मेन। ठीक है, इसके बाद डॉट डेटा के अंदर हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। सही है, अच्छा इसको भी हम कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये ग्रीटिंग के अंदर ये तमाम चीज़ आ गई। अच्छा, अब इसको हमने रन करना है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को हम किस तरह रन करते हैं, मूव edx कॉमा greeting 1, ठीक है, और all write string wait message। ठीक है, अब इसको हम पहले रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखें क्या आ गया, वेलकम टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हमने एंड करके डिफरेंट लाइन में भले इस लैब को लिखा है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर एंड ऑफ लाइन, यानी कि ये समझाने के लिए आपको एंड ऑफ यहाँ डिफरेंट लाइन में लिख के दिया कोड के अंदर, कि हमने यहाँ पर ये ज़ीरो डी एच ज़ीरो ए एच नहीं दिया था। ठीक है, ये ज़ीरो डी एच बेसिकली क्या होता है, हमने जो पहले डिस्कस किया था, कैरेज रिटर्न अलाइन फीड, यानी CRLF। जब हम वैसे कभी कोई और इंटीजर प्रिंट करने के बाद या और कोई चीज़ प्रिंट करने के बाद हम कहते हैं कॉल CRLF। तो ये बेसिकली CRLF, आपसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि CRLF आपको कोई कहे कि कॉल CRLF और ज़ीरो डी एच ज़ीरो ए एच और कॉमा ज़ीरो जो आपके पास एक हेक्साडेसिमल इंस्ट्रक्शन है, इसमें क्या फ़र्क है, तो आप कहेंगे कि सेम है। तो उसमें से ही CRLF जो कैरेज रिटर्न होता है वो आपके पास ज़ीरो डी एच होता है, और लाइन फीड ज़ीरो ए एच होता है। तो आपने यहाँ पर बेसिकली ये एक हेक्साडेसिमल इंस्ट्रक्शन है, आपने यहाँ पर इस लाइन को एंड किया लैब के बाद। ठीक है, वेलकम टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन लैब, और इफ़ यू हैव एनी क्यूरी कॉन्टैक्ट एडमिशन डिपार्टमेंट, ये तमाम एक लाइन में आ गया। और ये पूरा स्ट्रिंग खत्म होने की आपने कैसी निशानी दी कि यहाँ पर तो सिर्फ ज़ीरो डी एच ज़ीरो ए एच दिया था लाइन ब्रेक के लिए, और ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया, इसके बाद कोई और स्ट्रिंग के अंदर कोई और कैरेक्टर या कोई और चीज़ नहीं आएगी। अगर आप नहीं देंगे तो कोई ये गार्बेज कैरेक्टर दे सकता है। इसमें आपने क्या कहा, ज़ीरो डी एच ज़ीरो ए एच कॉमा ज़ीरो। ज़ीरो क्या बता रहा है कि ये स्ट्रिंग ही एंड हो गया, लाइन तो एंड, ये लाइन एंड कर रहा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि लाइन भी एंड हो गई और ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा, वेट मैसेज बेसिकली क्या करता है, आपके पास ये जो मैसेज आ रहा है ना, प्रेस एनीथिंग एनी की टू कंटिन्यू, ये वेट मैसेज दे देता है, यानी स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। आप नहीं भी दें तो कुछ कंडीशंस के अंदर इसकी नीड होती है। ठीक है, इसकी जगह आप कॉल CRLF कर दें, नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देगा, लेकिन ये यहाँ पर आने के बाद ये ब्लिंक करना शुरू जो हो गया ना, ये वेट मैसेज है कि अब यहाँ पर स्क्रीन को होल्ड करो, ये कॉल वेट मैसेज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मल्टी लाइन अगर आपने स्ट्रिंग क्रिएट करना है तो उसका ये तरीका है। ठीक है, अगर आपने एक लाइन क्रिएट की यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, या चाहते तो आप इस लैब को ऊपर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए
कि 0DH 0AH क्या काम कर रहा है, और ये एक साथ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और ये तमाम एक ही ग्रीटिंग वन के अंदर ही ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग है, वेलकम टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन लैब, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी कॉन्टैक्ट एडमिशन डिपार्टमेंट, ये पूरा मल्टीलाइन स्ट्रिंग ग्रीटिंग वन के अंदर है, और इसको हमने राइट स्ट्रिंग करवाया, ठीक है। इसके अंदर मेरे ख्याल से किसी को कोई क्यूरी नहीं होगी। अच्छा, और ये चीज़ आपको समझ आ गई कि 0DH 0AH जो है ये हेक्साडेसिमल कोड, इसने इस लाइन को ब्रेक किया, और 0DH 0AH कॉमा 0 इसने बताया कि लाइन भी ब्रेक है और यहाँ पर स्ट्रिंग एंड हो गया है, ये इसके अंदर इस ग्रीटिंग वन के अंदर इस डॉट के बाद कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर देखें, इसको थियोरेटिकल भी बताया गया है कि द हेक्साडेसिमल कोड्स 0DH 0AH आर ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड CRLF, कैरेज रिटर्न लाइन फीड, ठीक है, और एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स, इसको हम एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स भी कह रहे होते हैं, सही है। अच्छा, व्हेन रिटर्न टू स्टैंडर्ड आउटपुट दे मूव द कर्सर टू द लेफ्ट कॉलम ऑफ द लाइन फॉलोइंग द करंट लाइन, यानी कि ये जहाँ पर भी आपकी स्ट्रिंग एंड हो रहा है तो ये इसको एंड करके नेक्स्ट लाइन पे ले आते हैं, और नेक्स्ट लाइन पे लेफ्ट पर, ठीक है, लेफ्ट कॉलम ऑफ द लाइन फॉलोइंग द करंट लाइन, यानी कि उस लाइन के नीचे, फॉलोइंग द करंट लाइन का मतलब है कि उसके नीचे, उस लाइन के बाद लेफ्ट कॉलम पर ले आते हैं आपके कर्सर को। कर्सर क्या है, जो आपका वो ब्लिंक कर रही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई डिफाइनिंग स्ट्रिंग डिफाइन करने के तरीके, सिंगल कोटेशन में भी कर सकते हैं, डबल में भी, ठीक है, और मल्टी लाइन आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम डिफाइनिंग वर्ड एंड एस वर्ड। अच्छा, कि इसके तरीके वर्ड और एस वर्ड को डिफाइन करने के, तो यहाँ पर आप देखें, आपको बताया गया है कि दी वर्ड डिफाइन वर्ड एस एंड एस वर्ड डिफाइन साइंड वर्ड। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, वर्ड हमारे पास क्या कितना होता है 16 बिट, ठीक है, और एस वर्ड भी 16 बिट ही होता है, बस इनमें फ़र्क क्या है, ये साइंड और अनसाइंड के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एस वर्ड साइंड 16 बिट्स के को स्टोर करता है, और वर्ड जो है वो अनसाइंड 16 बिट को, ठीक है। डायरेक्टिव्स क्रिएट स्टोरेज फॉर वन और मोर देन वन 16 बिट इंटीजर्स, ठीक है भाई, 16 बिट के लिए आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें एग्जाम्पल में, तो आपके पास क्या गिवन है, एक वर्ड वन के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है, उसकी टाइप है वर्ड यानी कि 16 बिट, और उसमें एक ये नंबर स्टोर किया गया है अनसाइंड वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू स्टोर की गई है, और ये बताया गया है कि ये आपके असेंबली लैंग्वेज में जो लार्जेस्ट आप अनसाइंड वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो ये है, ठीक है, लार्जेस्ट 16 बिट अनसाइंड वैल्यू आप ये स्टोर कर सकते हैं। और फिर आपने एस वर्ड यानी कि नेगेटिव, इसमें साइंड है क्योंकि उसमें नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी, जीरो भी, तो नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, और यहाँ बताया हुआ है कि ये स्मॉलेस्ट साइंड वैल्यू, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज की। फिर ये बताया गया कि अगर आपने यही वर्ड को अनइनिशियलाइज रखना हो तो आप क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन मार्क रख देते हैं, बाकी बाद में आप इस वर्ड 3 को यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर जीरो आ जाते हैं, ठीक है। अगर ये 16 बिट है तो 16 बिट्स की मतलब है कि 16 जीरो आ जाएंगे, और उसमें एम्प्टी स्पेस होगी, उसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, अनइनिशियलाइज्ड अनसाइंड, बिल्कुल सही है। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल आपको गिवन है, सैम्पल प्रोग्राम गिवन है फॉर अनसाइंड वर्ड, ठीक है। अनसाइंड का क्या मतलब है कि इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है, तो आपने किस तरीके से क्रिएट करना है ये आपको बताया गया है। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाते हैं, इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है कि एक वैल्यू ली हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक डेटा के अंदर वैल्यू नाम का एक आपने वेरिएबल क्रिएट किया, उसकी डेटा टाइप है वर्ड, और उसमें क्या रखा हुआ है 75, ठीक है, उसमें 75 को स्टोर कर दिया। अब ये वैल्यू है कितना 16 बिट, क्योंकि ये वर्ड टाइप का है। तो अब अगर हमें क्या करना है, हमें इसको मूव करवाना है एक रजिस्टर के अंदर, और फिर हमें उसको आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाना है, तो हमें उस रजिस्टर को भी किस साइज़ का चाहिए होगा 16 बिट का। हम क्या कहेंगे,
वैल्यू, ये पहले मैं टाइप कर दूं फिर आप लोगों को समझाता हूँ कि इसमें क्या हुआ। कॉल राइट, कॉल CRLS, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है बेसिकली, इसने ये किया है कि जैसे हमने यहाँ लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि EAX जो हमारे पास एक अगर 32 बिट का रजिस्टर था, जो हमने पिक्टोरिकल उसकी वो इलस्ट्रेशन भी देखी थी यहाँ, ये ये ठीक है, EAX 16 बिट 32 बिट था। तो अब इसी इसी का पार्ट यानी कि इसी को हम ऑफ कर रहे थे ना, तो जिसके अंदर से AX निकल रहा था या BX या CX या DX, तो ये पूरा ग्रे पार्ट AX था। तो जब हम फर्स्ट टाइम कोई चीज़ या कोई रजिस्टर यूज़ करते हैं तो उसमें कोई ना कोई गार्बेज वैल्यूज़ आ रही होती हैं, ठीक है। तो हम उसको, अब हम अगर ये AX को इस्तेमाल करना है तो हम पहले क्या करेंगे, EAX को ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। EAX को हमने ज़ीरो किया तो इससे क्या हुआ, AX भी ज़ीरो हो गया और तमाम हमारे पास बिट्स ज़ीरो हो गई। अब हम AX के अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमने कहा क्या, मूव EAX को ज़ीरो, फिर मूव AX यानी कि इसका जो हाफ पार्ट है यानी कि AX, उसके अंदर क्या करो, वैल्यू को स्टोर कर दो। वैल्यू में क्या है 75, ठीक है। ये 75 जाके AX में। अच्छा, AX इस्तेमाल यूज़ करने का क्या मतलब मकसद है, हमने AX क्यों किया, EAX ही क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास, हमें ये बात पता है कि हमारे पास इक्वल साइज होना चाहिए, यानी कि वैल्यू, क्योंकि वर्ड है, वर्ड हमारे पास 16 बिट होता है, तो हमारे पास ऐसा रजिस्टर में ही स्टोर कराना पड़ेगा जो कि 16 बिट ही हो। अब यही चीज़ के अंदर एक और आपके पास टॉपिक भी आएगा आगे कि किस तरीके से ऐसा भी होगा कि आपके पास एक रजिस्टर छोटा है और एक रजिस्टर बड़ा है और आप उसमें ये करवा रहे हैं। तो ये आप नेक्स्ट आपकी जो एग्जांपल है उसमें हम यही कर रहे होंगे, उसको आपने ध्यान से देखना है बस। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, मूव AX रजिस्टर है, उसके अंदर आपने क्या किया, वैल्यू और उसको राइट इंटीजर। तो अभी हम देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं, क्योंकि साइज तो दोनों का सेम है। तो हमारे पास आउटपुट में 75 आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही हुआ, आउटपुट में आ गया 75। तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल तो आपकी सही परफॉर्म हो रही है, ठीक है। अच्छा, और ये आपको बेसिकली बताया गया कि आपने अनसाइंड अगर वर्ड लेना है तो आप किस तरीके से लेते हैं और उसको किस तरह से स्टोर करते हैं। और दूसरी एग्जांपल भी गिवन है, इसके अंदर क्या है, अच्छा मूव ZX। अच्छा, ZX का इस्तेमाल किया गया है। ये मूव ZX क्या कर रहा है बेसिकली, अच्छा, अब आप लोग से मैं एक चीज़ डिस्कस करता हूँ कि आप लोग जब भी दो रजिस्टर्स को इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर ये तो पॉसिबल है कि जब हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम अगर एक सोर्स और ऑपरेंड इस्तेमाल करें, सपोज यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम एक सोर्स और ऑपरेंड इस्तेमाल करें, अब ये मूव EAX EBX है, ठीक है। तो इन दोनों का साइज़ क्या है भाई, 32 बिट 32 बिट, ठीक है, ऐसा ही है। जिसको ये चीज़ समझना है बीच में तो वो वहीं पर मुझसे पूछ सकता है। तो ये दोनों का साइज़ है 32 बिट, तो हमने ये चीज़ यूज़ कर ली, दोनों रजिस्टर्स का साइज़ सेम है तो हमने मूव करवा सकते हैं दोनों में वैल्यू। अगर तो एक का साइज़ बड़ा हो और एक का छोटा हो, ठीक है, तो क्या ये परफॉर्म हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। किस तरह हो सकता है कि अगर तो हमारे पास सपोज कर लें एक छोटा बॉक्स है, ठीक है, उस छोटे बॉक्स के अंदर एक बड़ा बॉक्स नहीं हम स्टोर कर सकते, लेकिन एक बड़े बॉक्स के अंदर तो छोटे बॉक्स को स्टोर कर सकते हैं ना। तो हम इसी तरीके से रजिस्टर्स के अंदर भी एक बड़े रजिस्टर के अंदर छोटे रजिस्टर की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे रजिस्टर यानी कि 16 बिट के रजिस्टर में हम एक बड़े रजिस्टर यानी कि 32 बिट के रजिस्टर की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात सबको समझ आ गई। तो मैं चाहूँ तो मैं, जी ठीक है, तो मैं चाहूँ अगर, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं 32 बिट के अंदर यानी कि EAX के अंदर, समझ लें आप, BX की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर AX की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मैं AX के अंदर 32 बिट वाला रजिस्टर की वैल्यू सेव कराऊँ, ठीक है। अच्छा, अब इस, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है कि मैं EAX के अंदर AX की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। या फिर अगर मैं देखूँ तो वर्ड मेरे पास कितने इसका साइज़ है
वर्ड का साइज है 16 बिट और EAX है 32 बिट। तो मैं 32 बिट के अंदर 16 बिट को स्टोर कर सकता हूँ। किस तरह, मैं अभी बताता हूँ आपको। अगर तो मैं यहाँ पर लिख दूँ मूव EAX कॉमा वैल्यू, ठीक है, ये क्या चलेगा? नहीं, ये अभी भी नहीं चलेगा। ये क्यों? क्योंकि अब हमारे पास एक चीज़ और है। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है सिमरान ने। अच्छा, मूव EAX कॉमा वैल्यू। अभी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें, हमारे पास दो किस्म के इंस्ट्रक्शन आते हैं। एक तो सिंपल है हमारे पास मूव, इसके अलावा दो किस्म के इंस्ट्रक्शन आते हैं। एक आता है मूव SX, ठीक है, और मूव ZX, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये होता है मूव विथ साइंड X10, ठीक है, और ये होता है मूव ZX। का क्या फुल फॉर्म है? मूव ZX का क्या मतलब है? मूव ZX है मूव, और ZX उसमें क्या बता रहा है? मूव विथ जीरो एक्सटेंशन, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब भी हम एक बड़े रजिस्टर और छोटे रजिस्टर के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे होंगे, यानी कि वैल्यू क्या है 16 बिट और EAX क्या है 32 बिट। तो अगर मैं यहाँ पर आपको हाँ करके चले जाते हैं पेंट में, ठीक है। ठीक है, बस सपोज कर लें ये मेरे पास रजिस्टर है, ठीक है, और इसके अंदर कह लें पंद्रह, यानी कि ये कितने हमारे पास इसके अंदर है। चले अगर हम इस एग्जांपल को कम पे कर लेते हैं, 16 की बजाय इसको हम 32 और उसकी बजाय हम कह देते हैं ये है सपोज बाइट टाइप का, ठीक है, और EX की बजाय हमने यहाँ पे कर दिया AX। तो ये है 8 बिट और ये है 16 बिट, ठीक है। तो अब हमें 16 बिट वाले यानी कि AX रजिस्टर के अंदर अगर हम यहाँ पर लिख दें, ये है क्या AX का रजिस्टर है और इसमें हमें वैल्यू किसकी स्टोर करवानी है 16 बिट की, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास बेसिकली ये जो ये वैल्यू है कौन सी 75, ये बेसिकली जाकर कहाँ स्टोर होगी? लोअर एड्रेसेस के अंदर, यानी कि इस 16 बिट AX के अंदर से लोअर 8 बिट के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। चूंकि हमारे पास ये कहाँ गया, वैल्यू जो है ये 8 बिट है, ठीक है, 8 बिट का ही है ना, क्योंकि बाइट 8 बिट का होता है। तो ये 75 की जो वैल्यू है ये जब बाइनरी में कन्वर्ट होगी तो ये यहाँ पर जाके सेव हो जाएगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 बिट्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। और बाकी की जो 8 बचेंगी यानी कि ये हायर एड्रेसेस जो हैं, सही है। यहाँ पर बेसिकली मैं अगर आपको बताऊँ, सपोज हम कर लें कि ये 75 को आप किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। अगर हमारे पास ये सब ज़ीरो होते हैं ना, 0 0 0 0 0 0 0 और ये 8 0, ठीक है। तो अगर हमारे पास 75 है सपोज, तो 75 को आप किस तरह से कहेंगे कि 75 है? आप कह देंगे कि भाई इन 4 बिट्स में से अगर हमें 5 करना है इसको, तो ये क्या हो जाएगी भाई 1 2 4 और 8 है ना, तो 1 और 4 ये ऑन होगी, यानी कि ये ऑन है और ये ऑन है और बाकी ये तमाम ज़ीरो, सही है। यानी कि ये हो गई और बाकी बची ये वाली 4 बिट्स और 7 करना है तो 1 2 4 और 8, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे
इसको 0 रहने देंगे और बाकी इन तमाम को 1 कर देंगे। 1 और 2 3, 3 और 4 7। सही है, ये चीज़ सबको समझ आई? हाँ, ये उन्होंने बिल्कुल सही बताया। अच्छा, इस तरीके से होगा। और एक कि ये 0 1 1 1 और 0 1 0 1, ये आपका क्या बता रहा है? ये बना रहा है 75। सही है, ऐसा ही है। और बाकी की जो बिट्स बची, क्योंकि ये AX रजिस्टर तो 16 बिट का था, तो ये 0 एक्सटेंशन, यानी कि अगर हम मूव का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास क्या है, अनसाइंड वैल्यू है, तो हम अनसाइंड के लिए मूव ZX इस्तेमाल करेंगे। और अगर तो हमारे पास साइंड वैल्यू है, यानी कि जिसमें नेगेटिव आ सकता है, तो हम उसके लिए मूव साइंड एक्स विद साइंड एक्सटेंशन, यानी कि मूव SX का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं मूव ZX इस्तेमाल करूंगा तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। 0 एक्सटेंशन बेसिकली करेगा क्या, ये बाकी की जितनी वैल्यूज बचेंगी यहाँ पर ये 0 पुट कर देगा, यानी कि इसकी हायर बिट्स में 0 पुट कर देगा। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से सबको समझ आया होगा कि ये लोअर एड्रेसेस जो होते हैं हमेशा उसके अंदर आपकी वैल्यू जाके सेव होती है, और हायर एड्रेसेस अगर बच रहे हैं, यानी कि 8 बिट का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो इस तरह परफॉर्म होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ है। अगर आपके पास साइंड एक्सटेंशन, अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू आ रही है, यानी कि 75, ये है आपके पास अनसाइंड वैल्यू। ठीक है, तो अनसाइंड के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, मूव ZX। अगर आपके पास -75 आएगी, ठीक है, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, मूव SX, यानी कि मूव विद साइंड एक्सटेंशन। तो इसलिए यहाँ पर हम मूव ZX का इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक सबको समझ आया होगा। और यही एग्जांपल आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इसको हम रन करके भी देख लेते हैं कि क्या ये छोटा, अगर हम इसको वापस 32 बिट पे ले आते हैं, हम इसको कह देते हैं, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसको बाइट कर दिया था, इसको हम वर्ड कर देते हैं और इसको हम EAX पे ही रख देते हैं। ठीक है, अभी भी देखा जाए तो ये, अब ये क्या करेगा, हमारे पास 16 बिट थी, तो ये 16 बिट का रजिस्टर हुआ और ये 32, तो ये 32 में से जो लीस्ट बिट्स आपकी होंगी, ठीक है, जो कि लोअर एड्रेसेस होंगे, उस पर ये 75 को स्टोर करेगा, और बाकी जितनी आपके पास बच जाएंगी 16, उनके अंदर ये 0 पुट कर देगा, यानी कि वो 0 एक्सटेंशन। सही है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। हम कहते हैं कॉल, क्योंकि हमें EX को दिखाना है, तो हम कहते हैं कॉल राइट इंटीजर कॉल CRLF। ठीक है,